बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम जानेंगे जल में घुलनशीलता के आधार पर किस प्रकार से पदार्थों का पृथक्करण या उनका वर्गीकरण किया गया है। बच्चों चलिए जानते हैं। कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चौक पाउडर, लकड़ी के बुरादे की थोड़ी थोड़ी मात्रा ले लें। बच्चों 4 गिलास ले लें, चारों में अलग अलग चीज़ें लेनी है। फिर क्या करना है, प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भर देना है। फिर इनको बच्चों सावधानी से हिलाना है। फिर देखना है कि नमक, शक्कर और चाक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बुरादा क्या होगा बच्चों, नहीं घुलेगा। तो इसमें देखिए हमने देखा नमक घुल गया, शक्कर घुल गई, चाक पाउडर घुल गया, लेकिन लकड़ी का बुरादा उसमें नहीं घुला। तो ये चारों हमने चीज़ें अलग अलग गिलास में ली। इससे क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हम लोग, हमने देखा कि जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उनको घुलनशील या विलेय पदार्थ कहा जाता है। बच्चों और इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में ना घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील या अविलेय पदार्थ क्या कहा जाता है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं बच्चों जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में तो घुलनशील है लेकिन मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। बच्चों इसी प्रकार आप जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि जल में आप वस्तुओं को, जो आपके पदार्थ होंगे उनको घोल कर देख सकते हैं। जो घुल जाएंगे बच्चों उनको घुलनशील कहा जाएगा। जैसे नमक पानी में घुल जाता है तो नमक को घुलनशील पदार्थ कहा जाएगा या विलेय पदार्थ कहा जाएगा। लेकिन जो लकड़ी का बुरादा है बच्चों वो पानी में नहीं घुलता है, इसलिए हम उसे अघुलनशील पदार्थ कहेंगे या अविलेय पदार्थ कहेंगे। ऐसे ही तमाम पदार्थ हमारे आसपास में हम देखते हैं, उनको हम पानी में घुलनशीलता के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं। उसका जल के सापेक्ष भार के आधार पर भी हम कर सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं क्या होती हैं बच्चों जो कि तैरती रहती हैं पानी के ऊपर। कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, तो उनके यदि भार ज़्यादा होता है तो वो क्या होंगी, वो डूब जाएंगी। और यदि हल्की होंगी तो वो तैरती रहेंगी। तो देखिए यहाँ पे एक तालिका दी गई है। सरसों का तेल जैसे क्या होता है, पानी में तैरता रहता है पानी के ऊपर, इसीलिए जल से हल्का होता है, तभी तो तैरता रहता है। मोम क्या होता है, ये भी पानी के ऊपर तैरता रहता है क्योंकि ये जल से हल्का होता है। लोहे की कील क्या होती है बच्चों, डूब जाती है क्योंकि ये पानी से भारी होती है। इसके अलावा कांच की गोली क्या होती है, ये जल से भारी होने के कारण ये भी डूब जाती है। और लकड़ी का टुकड़ा ये लकड़ी का टुकड़ा तो हमेशा जो है पानी के ऊपर तैरता रहता है, इसीलिए जल से हल्की होती है। ये जल से हल्की होने के कारण ये हमेशा तैरती रहती है। तो आपने देखा हल्का और भारी में हमने पदार्थों को वर्गीकृत कर दिया, पदार्थों को बांट दिया। ठीक है, जल के सापेक्ष भार के आधार पर पदार्थों को हल्का और भारी में हम बांट सकते हैं। पारदर्शिता के आधार पर यदि आप देखेंगे तो देखिए, आप लीजिए लकड़ी ले लीजिए, कांच, तेल लगे कागज़ ले लीजिए और पॉलीथीन, इन सारे पॉलीथीन आदि के छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों को एकत्र करके इन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखेंगे और अवलोकन करेंगे क्या प्रकाश सभी वस्तुओं के आर पार निकल जाता है। देखिए प्रकाश जिन वस्तुओं के आर पार निकल जाएगा बच्चों वो कहलाएंगे पारदर्शी पदार्थ। पदार्थ के इस गुण को पारदर्शिता का गुण कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जो पारदर्शिता का गुण प्रदर्शित करते हैं, जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है वो पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच और जल। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है वे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं और उनके आर पार हम लोग भी नहीं देख सकते, जैसे लकड़ी, कागज। ऐसे पदार्थ बच्चों जिनसे धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे कहलाते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे तेल लगा कागज या पेंट लगा कांच, क्या होता है इनमें आर पार हम देख तो सकते हैं लेकिन बहुत कम, इसलिए इन्हें पारभासी कहा जाता है क्योंकि इनके आर पार जो है जो प्रकाश है वो भी बहुत ही कम जा पाता है। तो इसी प्रकार पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में हम वर्गीकृत या बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये तालिका दी गई है, इसको भरिएगा आप। चमड़ा जो है वो पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी। चमड़ा लीजिए, उसका आर पार देख सकते हैं, नहीं देख सकते तो ये बच्चों अपारदर्शी। मोटा कपड़ा लीजिए, देख सकते हैं, नहीं अपारदर्शी है। पतले कांच का टुकड़ा लीजिए, क्या है, पारदर्शी है। पत्थर क्या है बच्चों, ये अपारदर्शी है। ट्रेसिंग पेपर क्या है, ट्रेसिंग पेपर के आर पार हम लोग देख सकते हैं, बहुत हल्का, तो पारभासी हो गया। कठोरता के आधार पर क्या होगा, कठोरता के आधार पे भी हम वस्तुओं को बांट सकते हैं। देखिए कुछ वस्तुओं को दबाएंगे तो वो दब जाएंगी, तो वो मुलायम वस्तुएं हैं, और जो नहीं दबेंगी वो कठोर वस्तुएं कहलाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि कठोरता के आधार पे वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, मुलायम पदार्थ और कठोर पदार्थ।
चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पे हम वस्तुओं को बांट सकते हैं। कुछ चीज़ें लीजिए अपने आसपास से, है ना, पेन पेंसिल ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, प्रकार ले लीजिए, है ना, उसके बाद लोहे की कुछ कीलें ले लीजिए, लकड़ी का बुरादा, चौक, पाउडर, प्लास्टिक के बटन ले लीजिए, ऑयल पेन ले लीजिए। फिर क्या करना है, एक चुंबक लेना है, चुंबक उनके पास ले जाना है, देखना है कि कौन सी वस्तुएं चुंबक की तरफ खींचती हैं या चुंबक उन्हें आकर्षित करती है, कौन सी नहीं करती हैं। तो आप क्या पाएंगे, चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ कौन से होंगे इसमें, देखिए चुंबक से चिपकने वाले जो लोहे से बनी हुई वस्तुएं होंगी या फिर जो निकल या कोबाल्ट से बनी हुई वस्तुएं होंगी, वो तो चुंबक की तरफ आकर्षित होंगी, यानी चुंबक उनको अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन जो वस्तुएं को चुंबक नहीं खींचता है, ऐसी भी कई वस्तुएं होंगी। तो जिन वस्तुओं को चुंबक अपनी तरफ खींच लेता है वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जिनको नहीं खींचता है बच्चों वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो चुंबक तो इसमें हमने क्या करना है, तालिका में भरना है। ठीक है, तो बताइए चुंबक से चिपकने वाले पदार्थ कौन से हैं। जैसे लोहे की कीलें बच्चों चिपक जाएंगी ना, इसको हम लिखेंगे इसमें। इसके अलावा और छांटिए इसमें क्या है, प्रकार आपका चिपक जाएगा, लोहे से बना हुआ होता है ना। और देखिए, और कुछ है, कीलें हो गई, प्रकार हो गया, है ना, ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा चुंबक से न चिपकने वाले तो ये हो जाएंगे चुंबकीय पदार्थ जो चिपक जाते हैं। और चुंबक से न चिपकने वाले देखिए इसमें कौन कौन सा, रबड़ होंगी, नहीं चिपकेगा, चौक नहीं चिपकेगी, और लकड़ी का बुरादा नहीं चिपकेगा, प्लास्टिक के बटन नहीं चिपकेंगे, है ना, चौक पाउडर नहीं चिपकेगा। तो ये सब क्या है, ये नहीं चिपकने वाले अचुंबकीय पदार्थ होंगे। इस तरीके से हम चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर भी हम चुंबक को पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है बच्चों, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। अगला देखते हैं। देखिए पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई क्या है। चौक अथवा कोयले का टुकड़ा लीजिए, एक क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं, आप समझिएगा इसको। कल्पना कीजिए, चौक और कोयला लीजिए, उसको पीट पीट कर बच्चों उसका पाउडर बना दीजिए, और इसको पाउडर बनाने के बाद फिर इसको क्या करना है, कपड़े से छान लेना है। मतलब उसके बहुत ही महीन कण आपको मिल जाएंगे। वो जो महीन कण हैं आप देख रहे हैं, इतने महीन कणों से मिलकर ये कोयला और चौक बने होते हैं। फिर इनसे भी बारीक कण होते हैं, ठीक है, इनसे भी बहुत बारीक होते हैं जिनको हम आंखों से देख नहीं सकते। यानी कि हमने इतना तोड़ा उनको कि बहुत बारीक कर दिया, अब उससे ज़्यादा हम तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या, कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और इन कणों को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अणु या परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, अणु या परमाणु। देखिए अणु क्या होता है, ये सूक्ष्मतम कण होता है पदार्थ का जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और इसमें पदार्थ के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, पदार्थ के सभी गुण जो हैं किसमें विद्यमान होते हैं, अणु के अंदर। किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं, और भिन्न भिन्न तत्वों के अणु क्या होते हैं, वो गुण भिन्न भिन्न होते हैं बच्चों। आगे देखिए परमाणु। परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है बच्चों जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है परंतु रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या, आगे पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता बच्चों। परमाणु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं बच्चों, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की मौलिक इकाई होते हैं। यानी कहने का मतलब आता है परमाणु क्या है, ये पदार्थ की निर्माण की मौलिक इकाई है। इस बात को ध्यान में रखिए कि ऐसे सूक्ष्म कणों की केवल कल्पना ही की जा सकती है, इनको देखना या दिखाना संभव नहीं है। सारे पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बनते हैं, तभी इन्हें पदार्थ की संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बताया अणु और परमाणु, ठीक है। अब एक चीज़ समझने वाली है, इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहली चीज़, अणु जो होते हैं बच्चों ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और इनमें किसी भी पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। वहीं परमाणु क्या होते हैं, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते और ये अणुओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। यानी कि अणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और अणुओं का निर्माण कौन करता है, परमाणु करते हैं। इसीलिए परमाणु क्या होंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो इन दोनों में ये तो था अंतर। अब बात आती है अणु कितने प्रकार के होते हैं। अणु बच्चों दो प्रकार के ऐसे अणु होते हैं, एक तो होते हैं तत्व के अणु और एक होते हैं यौगिक के अणु। जो तत्व के अणु होते हैं बच्चों वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं, लेकिन जो यौगिक के अणु होते हैं बच्चों वो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है जो कि बहुत जरूरी है। उदाहरण यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तत्व के अणु, तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है
धातुओं के जैसे होते हैं, आयरन है आपका, जैसे आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये तमाम हो गए, एक ही प्रकार के ये परमाणुओं से मिलके बनते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर यौगिक के अणु, तो यौगिक के अणु में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वाटर है ना, H2O जैसे वाटर का होता है ना, जल का, तो H2O में देखिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो ये हमारे हो गए यौगिक के अणु। ठीक है, तो ये आप कुछ और भी जाने, देखिए परमाणु शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आया। परमाणु को इंग्लिश में बच्चों एटम कहते हैं, और इसकी उत्पत्ति हुई है अटॉक्स से, यानी जो कि एक क्या है, यूनानी भाषा का शब्द है अटॉक्स। अटॉक्स का मतलब होता है अविभाज्य। ठीक है, लेकिन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये था कि इन्होंने, डाल्टन साहब ने ही बताया था कि जो परमाणु है अविभाज्य है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये विभाज्य कहा जाने लगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई। ठीक है, तो आधुनिक जो परमाणु सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु अविभाज्य था। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है, इन्हें परमाणु का मूलभूत कण भी कहा जाता है। चलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रोटॉन बच्चों धन आवेशित होता है, इन पे धन का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है बच्चों, इस पे कोई आवेश नहीं होता है। इसका संकेत क्या है, प्रोटॉन का P, इलेक्ट्रॉन का स्मॉल e और न्यूट्रॉन का स्मॉल n। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तो रहते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये तो थी आपकी पूरी की पूरी ये अभ्यास नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर। मैं आपको अब जो है बच्चों इसकी अभ्यास करवा दूंगा नेक्स्ट उसमें। ठीक है, तो मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया और आप क्या समझ पाए और क्या सीख पाए। देखिए इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों ये सब आप सीख पाए होंगे कि सबसे पहले पदार्थ यदि आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है, तो आप बता देंगे पदार्थ क्या है। पदार्थ जो है ऐसा, पदार्थ के अंदर गुण क्या होता है, वो स्थान घेरता है, और उसके अंदर क्या होता है, स्थान तो घेरता है, उसके अंदर भार होता है। ठीक है, यानी उसके अंदर आयतन भी होता है, उसके अंदर भार भी होता है, स्थान भी घेरता है ना। पदार्थ का वर्गीकरण उसके आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर किया जा सकता है ना। किसी वस्तु को बनाने में एक ही प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया सकता है, या अलग अलग प्रकार के पदार्थों का भी उपयोग किया सकता है। मैंने बताया था आपको। पदार्थ का वर्गीकरण हमने बताया, विलेयता, पारदर्शिता, कठोरता, चुंबकत्व आदि के आधार पर बताया आपको। जैसे पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण क्या है, भौतिक अवस्थाओं के ठोस, द्रव, गैस। विलेयता के आधार पर क्या है, घुलनशील, अघुलनशील, है ना, पानी में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थ होते हैं। पारदर्शिता के आधार पर क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। कठोरता में कठोर, मुलायम। चुंबकत्व के आधार पर क्या है, अचुंबकीय, चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। यदि नहीं समझ में आया हो कोई बात तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।